morning students, my name is Pooja. I am going to continue my lectures on polymer. मैं अपने पॉलीमर पे लेक्चर कंटिन्यू करने जा रही हूँ। तो अब तक इस चैप्टर में हम क्या पढ़ चुके हैं? इस चैप्टर की इंट्रो हम पढ़ चुके हैं कि पॉलीमर्स होते क्या। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीट की है। क्लासिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद हमने एडिशन पॉलीमर्स कंप्लीट किए हैं। एडिशन पॉलीमर हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं और कंडेंसेशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कंडेंसेशन में भी हम पॉलीअमाइड और पॉलीएस्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पॉलीअमाइड एंड पॉलीएस्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं फिनोल फॉर्मल्डेहाइड पॉलीमर से। कंडेंसेशन में ही हमारा रहता है फिनोल फॉर्मल्डेहाइड पॉलीमर्स। तो इसके मोनोमर क्या होते हैं? बेकेलाइट पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें? बेकेलाइट। तो बेकेलाइट के मोनोमर यूनिट्स क्या होते हैं? फिनोल एंड फॉर्मल्डेहाइड। क्या होते हैं इसके मोनोमर यूनिट्स? फिनोल एंड फॉर्मल्डेहाइड। बेस के प्रेजेंस पे इसकी रिएक्शन कराएंगे तो एक बार मेरे पास ऑर्थो पे CH2OH मिलता है और एक बार मेरे पास पैरा पे CH2OH मिलता है। तो मेरे पास दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ऑर्थो पे CH2OH और पैरा पे CH2OH फिनोल के रिस्पेक्ट में, मतलब अल्कोहल OH के रिस्पेक्ट में मेरे पास एक बार ऑर्थो पे CH2OH है और एक बार पैरा पे CH2OH है। अब जब मैं ऑर्थो को कंबाइन करा रही हूँ, यहाँ पे मैंने N यूनिट्स लिए हैं ऑर्थो के, ये वाली भी ऑर्थो पोजीशन है और यहाँ पे भी ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH है। जैसे ही मैं इसको हीट करूंगी CH2OH से OH और इस वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन तो है ही, हाइड्रोजन निकल के वाटर एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। जैसे ही यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा तो मेरे पास क्या स्ट्रक्चर बन के आएगा? बेंजीन के ऊपर OH तो एज इट इज रहेगा और ये CH2 और ये वाला कार्बन से फिर से लिंक हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड CH2 इस वाले कार्बन से लिंक होएगा ना, इस वाले कार्बन से, तो ये एज इट इज लिंक करा दिया। ये हो गया OH और ये हो गया CH2। जो इसका OH है विच फर्दर जो मॉलिक्यूल आएगा उसके H लेगा और तो फिर से वाटर रिमूव कर देगा, तो ये ऐसे एज इट इज। फिर यहाँ से यह हाइड्रोजन रिमूव होएगा, दूसरे मॉलिक्यूल के OH के साथ रिएक्शन करके वाटर निकालेगा, तो ये मेरे पास N यूनिट्स आ गए। इसको हम बोलते हैं नोवोलैक। क्या बोलते हैं हम इसको? नोवोलैक। ठीक है, बेकेलाइट बनने से पहले नोवोलैक बनता है। अब हम क्या कराएंगे? मैंने यहाँ पे ऑर्थो और ऑर्थो वाले को ही कंबाइन कराया था। अब मैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन कराने जा रही हूँ। अब की बार मैं क्या लेने जा रही हूँ? मेरे पास दो प्रोडक्ट्स बने थे ना, ऑर्थो और पैरा, OH के रिस्पेक्ट में। अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ पैरा। पैरा पे CH2OH ग्रुप, ये OH ग्रुप हो गया और ये हो गया मेरे पास पैरा पे CH2OH ग्रुप। जब मैं इनको कंबाइन कराऊंगी तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? जैसे ही मैं इनको हीट करूंगी, ध्यान से देखना है। जैसे ये बेंजीन के ऊपर OH है, इसका ये CH2OH, आगे मैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल ले लेती हूँ। बेंजीन के ऊपर OH और यहाँ पे ये ले लेती हूँ CH2OH। इस H को लेके जाएगा, फिर से वाटर निकल जाएगा और इनके बीच में क्या बन जाएगा? OH और H निकलते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक बॉन्ड आ जाएगा ना, CH2 और ये बॉन्ड यहाँ से लिंक हो जाएगा। ऐसे ही ये OH फर्दर H को लेके जाएगा, फिर से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, तो ये बॉन्ड फिर से ज्वाइंट हो जाएगा। मतलब ऐसे ये चलता रहेगा। यहाँ पे मैं ऑर्थो वाला ले रही हूँ, ध्यान देना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे पैरा पोजीशन पे लिया, ये मेरे पास OH है, एक मेरे पास पैरा वाला भी है। पैरा पे क्या है? CH2OH। यहाँ से आएगा हाइड्रोजन और ये OH, फिर से वाटर रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड। तो ये मैंने बना दिया यहाँ पे ये बॉन्ड। अब आगे फिर से ले लेती हूँ। यहाँ पे बेंजीन का CH2OH और ये OH, ये वाला ऑर्थो मॉलिक्यूल लिया मैंने, OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे है ये यहाँ से H लेगा और यहाँ से क्या कंबाइन कर लेगा? CH2 यूनिट बना लेगा ना, यहाँ से भी ये बन गया CH2 यूनिट। फर्दर ये वाला अगर मैं मॉलिक्यूल लेती हूँ, अब आगे देखो, फिर से एक मॉलिक्यूल ले लेती हूँ, ये ऑर्थो का था, ये पैरा वाला मॉलिक्यूल ले लेती हूँ फिर से। OH CH2 OH
पे ये H है, तो ये H और ये OH निकल जाएंगे फिर से यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल फिर से यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा बॉन्ड, तो ये CH2 का बॉन्ड बन गया यहाँ से। ऐसे ही अब मैं क्या करूँगी, ये इस टाइप से मेरे पास बनता रहता है, यहाँ पे ये CH2 की लिंकेज यहाँ पे भी आ जाएगी। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर बन के आता है जब मैं इन दोनों को हीट कर रही हूँ। जैसे ही मैं इसकी फर्दर हीटिंग करूंगी तो मेरे पास क्या होगा, फर्दर हीटिंग करने पे ये पॉलीमराइज होके क्या बना देगा मेरे को, बेकेलाइट दे। और बेकेलाइट जब बनेगा उसमें फिर से बेकेलाइट बनाने के लिए फॉर्मल्डेहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, फॉर्मल्डेहाइड के साथ रिएक्शन करेगा और जो ये वैकेंट पोजीशन होती है यहाँ पे भी CH2 ग्रुप ऐड होता चला जाएगा। ऐसे ही फर्दर ये कंटिन्यू रहेगा। तो ये मेरे पास N यूनिट्स आ जाती हैं, दैट इज नोन एज बेकेलाइट। और बेकेलाइट का यूजेस क्या क्या है, बेकेलाइट वाटर रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिकल गुड्स मतलब स्विचेस और प्लग्स बनाने में इसका यूज किया जाता है, साथ साथ हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है, मेनली इसके यूजेस पता होने चाहिए, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स बनाने में, इसके मोनोमर यूनिट पता होने चाहिए। ये वाला स्ट्रक्चर जनरली कम ही आता है, पर हमें पता होना चाहिए कि हम बेकेलाइट कैसे फॉर्म कर सकते हैं। मैंने आपको नोवोलैक भी बताया है, इसमें बेकेलाइट भी बताया है। अब नेक्स्ट हमारा फिनोल फॉर्मल्डेहाइड पॉलीमर है मेलामाइन। मेलामाइन हमने पढ़ा भी है कि किस में यूज होता है, कप्स और प्लेट्स बनाने में यूज होता है। अनब्रेकेबल क्रॉकरी जो हम घरों में यूज करते हैं उसके लिए हम मेलामाइन का यूज करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं, मेलामाइन और उसके मोनोमर्स के बारे में। मेलामाइन फॉर्मल्डेहाइड, एक तो मोनोमर यही हो गया फॉर्मल्डेहाइड। मेलामाइन का क्या स्ट्रक्चर होता है, अब जो मेरी ये बेंजीन रिंग है, ध्यान से देखना है, ये मेरी बेंजीन रिंग हो गई, इसके इस कार्बन को रिप्लेस करके मैं यहाँ पे लगा देती हूँ नाइट्रोजन, इस वाले कार्बन को भी रिप्लेस करके क्या लगा देती हूँ नाइट्रोजन, इस कार्बन को भी रिप्लेस करके क्या लगा देती हूँ नाइट्रोजन, और यहाँ पे मैं क्या ऐड कर देती हूँ NH2। NH2 जो बच गए कार्बन उन पे NH2 लगा दिया, इसको हम बोलते हैं मेलामाइन। क्या बोलते हैं इसको हम, मेलामाइन। जैसे ही हम मेलामाइन की फॉर्मल्डेहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, हीट करेंगे हम इसको, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन के आता है, N और ये N और ये NH2 एज इट इज। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, CH2, एक हाइड्रोजन, ये फॉर्मल्डेहाइड हमारे पास ये होता है ना, NH2 और फॉर्मल्डेहाइड रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास NHCH2OH बन के आ जाएगा यहाँ से, और ये NH2 एज इट इज। फिर इसको फर्दर हम जब हीट करते हैं पॉलीमराइज कराने के लिए, जब हम इसको फर्दर हीट करेंगे इसकी N यूनिट्स लेके, ठीक है, तो मेरे पास क्या बन के आएगा, N, ये मेरे पास N हो गया यहाँ पे, और ये NHCH2, क्योंकि OH और H फर्दर कंबाइन हो गए, वाटर रिमूव हो जाएगा यहाँ से, और ये NH, ये NH, इस टाइप से ये N यूनिट्स मिलके ये मेरे पास क्या बन गया, मेलामाइन फॉर्मल्डेहाइड। क्या बन गया यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड है यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे दिखाया बेंजीन रिंग के टाइप से आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है। तो ये मेलामाइन फॉर्मल्डेहाइड हीट करेंगे इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा NHCH2OH। जैसे ही फर्दर हीट करेंगे पॉलीमराइज करेगा और मेलामाइन की फॉर्मेशन कर देगा, ये NH। तो ये था मेलामाइन के बारे में। इसके यूजेस मैं आपको बता ही चुकी हूँ। यूजेस क्या क्या बताए हैं, कप्स बनाने में, घरों में जो हम यूज करते हैं कप्स, प्लेट्स बनाने में, जितने भी क्रॉकरी हम किचन में यूज करते हैं जो कि अनब्रेकेबल क्रॉकरी हम मार्केट से बोल के लेके आते हैं, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, मेलामाइन पॉलीमर्स का हम यूज करते हैं उसको बनाने के लिए। तो ये था मेलामाइन। यहाँ पे मेरा कंडेंसेशन पॉलीमर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रबर। अब हम नेचुरल रबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं।
कंडेंसेशन पॉलीमर हम ऑलमोस्ट कंप्लीट करा चुके हैं। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीमर्स में हमारा नेचुरल रबर। नेचुरल रबर हमें किस प्लांट से मिलती है? हीविया ब्रेसिलिनेसिस। इस प्लांट से हमें नेचुरल रबर मिलती है। तो जो नेचुरल रबर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मोनोमर क्या है? व्हाट इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर? इसका मोनोमर याद रखने के लिए कि 1,3-ब्यूटाडाइन बनाएं। 1 2 3 4। 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। 1 2 3 4 1 3 ब्यूटाडाइन। यहाँ पे 2 पोजीशन पे एक मैं मिथाइल ग्रुप और लगा दूं तो ये मेरे पास मोनोमर बन के आ गया नेचुरल रबर का। इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोप्रीन। क्या बोलते हैं? आइसोप्रीन। और सिस फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। सिस फॉर्म क्या होती है? डबल बॉन्ड के साइड में मैंने 2 ग्रुप्स लगाए हैं, एक्स वाई। जो सेम ग्रुप है सेम साइड पे आ जाए, दैट इज सिस पोजीशन। एंड द सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे हम क्या बोलते हैं? ट्रांस। तो ये था नेचुरल रबर के बारे में कि इसका मोनोमर क्या होता है? सिस पॉली आइसो। इसको हम पॉली आइसोप्रीन भी बोल सकते हैं नेचुरल रबर को। तो मोनोमर क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन। तो इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं, या हम इसको ऐसे ओपन करके ओपन फॉर्म में भी दिखा सकते हैं ना। क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे? CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 कार्बन, C डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 और एक हाइड्रोजन भी आएगा ना यहाँ पे CH, क्योंकि कार्बन की तो 4 वैलेंस हमें पूरी करनी है। जैसे हम इसके N यूनिट्स लेंगे, इसको हीट करेंगे पेरोक्साइड के साथ, इसको मतलब पॉलीमराइज करा रहे हैं अब हम N यूनिट्स को, तो मेरे पास किस टाइप से पॉलीमर देखने को मिलता है? ये वाला डबल बॉन्ड मेरा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये आगे होता रहेगा। तो एक टाइप से देखने को क्या मिल जाएगा मेरे को? CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये मेरे पास किसके N यूनिट्स हो जाएंगी। तो ये मेरे पास क्या आ गया? नेचुरल रबर। क्या बन के आ गया मेरे पास? नेचुरल रबर। मोनोमर इज आइसोप्रीन एंड प्रिपरेशन कैसे की? CH2 डबल बॉन्ड। इसी फॉर्म को मैंने इस फॉर्म में दिखाया है, ओपन फॉर्म करके दिखा दिया। इसकी CH2 डबल बॉन्ड CH3 2 पोजीशन पे लगा हुआ है, CH डबल बॉन्ड CH। जैसे ही पॉलीमराइज कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, फर्दर होता रहेगा। CH यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, 2 3 4 अभी भी 4 वैलेंसी है कार्बन की। और ये मेरे पास नेचुरल रबर का पॉलीमर बन के आ गया। तो ये मेरे पास पॉलीमर बन गया नेचुरल रबर का। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, प्रिपरेशन समझ में आ गया आप सबको? सिस फॉर्म तो हमने बता दी कि नेचुरल रबर की सिस फॉर्म को हम आइसोप्रीन बोलते हैं, सिस आइसोप्रीन। अगर मैं पूछूं कि ट्रांस फॉर्म को क्या बोलेंगे हम? ट्रांस फॉर्म ऑफ नेचुरल रबर क्या होती है? ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार। ट्रांस फॉर्म ऑफ नेचुरल रबर, ट्रांस फॉर्म ऑफ नेचुरल रबर को हम बोलते हैं गुटापच्चा रबर। हम इसको ये बोल, ट्रांसफॉर्म आ जाए तो उसको ये बोलते हैं हम, पता होना चाहिए आप सबको। ट्रांसफॉर्म इज नोन एज गुटापच्चा रबर। तो ये था नेचुरल रबर के बारे में। अब हम वोल्केनाइजेशन प्रोसेस पढ़ लेते हैं कि हमें नेचुरल रबर को वोल्केनाइज करने की क्या नीड पड़ गई। तो नेचुरल रबर के बारे में आपको क्लियर है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वोल्केनाइजेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वोल्केनाइजेशन। मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो में सबसे पहले बताया था कि वोल्केनाइजेशन प्रोसेस को किसने बताया था? चार्ल्स गुडियर ने बताया था हमें वोल्केनाइजेशन प्रोसेस को कैसे करते हैं। उसने बताया था कि हम नेचुरल रबर की प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। तो जान लेते हैं कि नेचुरल रबर की क्या प्रॉपर्टीज हैं। नेचुरल रबर को हम वोल्केनाइज क्यों कर रहे हैं? नेचुरल रबर की पहले प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर उसकी देखें कि उसको वोल्केनाइज करने की नीड क्या पड़ी। नेचुरल रबर हमारी सॉफ्ट होती है हाई टेम्परेचर पे, ब्रिटल होती है लो टेम्परेचर पे, हाई एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है इसकी, सोल्यूबल होती है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जैसे कि CS2 हो गया, इनमें सोल्यूबल होती है। नॉन रेजिस्टेंस होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे, मतलब उनको रेजिस्ट नहीं करती, मतलब जल्दी से मतलब रेजिस्टेंस नेचर शो नहीं करती है, नॉन रेजिस्ट होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। इसकी इन प्रॉपर्टीज को रिमूव
मतलब इम्प्रूव करने के लिए हमें वोल्केनाइजेशन प्रोसेस की नीड पड़ी। तो वोल्केनाइजेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि हम सल्फर और जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? सल्फर जिंक ऑक्साइड के साथ। किसी टेम्परेचर रेंज देंगे हम 323 केल्विन के अराउंड। जब इसको हम हीट करते हैं नेचुरल रबर को, ये किस में अप्लाई करेंगे? ये सब सल्फर जिंक ऑक्साइड वोल्केनाइज्ड रबर हमने क्या बनाई थी? CH2 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2। इस टाइप से मेरे पास ये N यूनिट्स बन के आ गई थी इसकी। देखा जाए तो ये मेरे पास N यूनिट्स बन के नहीं आई थी। अगर मैं इसको ऐसे शो कर दूं तो मेरे पास नेचुरल रबर बन के आई थी ना। नेचुरल रबर इस टाइप से होती है। जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन करा रही हूँ सल्फर प्लस जिंक ऑक्साइड, और मैंने ले लिया 325 केल्विन टेम्परेचर ले लिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको हीट करूंगी तो मेरे पास सल्फर की लिंकेज आ जाती है बीच में। क्या होगा मेरे पास? किस टाइप से मेरे पास वोल्केनाइज्ड रबर देखने को मिलती है? ये मैंने दिखाया कि काफी चेन आगे बढ़ती जा रही है। CH2 सिंगल बॉन्ड C, CH3 C, CH2। अब ऐसे ही एक मॉलिक्यूल और ले लेती हूँ नीचे, CH2 C, CH3 C, CH2। ये आगे चलता रहेगा और जो इन कार्बन्स के बीच में क्या आ जाएगी मेरे पास? सल्फर लिंकेज आ जाती है। तो मेरे पास ये सल्फर लिंकेज आ गई। इसको हम बोलते हैं वोल्केनाइज्ड रबर का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। ये मेरे पास क्या बन के आ गई? वोल्केनाइज्ड रबर। सल्फर लिंकेज आ गई ना, सल्फर प्लस जिंक ऑक्साइड के साथ ट्रीट किया था, सल्फर लिंकेज इनके बीच में आ गया। तो ये थी वोल्केनाइजेशन प्रोसेस। नेचुरल रबर को वोल्केनाइज किया जाता है उसकी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को, जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको इम्प्रूव करने के लिए हम वोल्केनाइजेशन करते हैं। तो ये समझ में आ गया नेचुरल रबर के बारे में था। प्लांट, इस प्लांट से हमें मिलती है। उसके बाद हमने नेचुरल रबर का मोनोमर क्या पढ़ा? आइसोप्रीन। उसके बाद हमने वोल्केनाइजेशन पढ़ी है कि वोल्केनाइजेशन हम क्यों करा रहे हैं? नेचुरल रबर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए हम वोल्केनाइजेशन कराते हैं। किसके प्रेजेंस में कराते हैं? सल्फर और जिंक ऑक्साइड के प्रेजेंस में हम वोल्केनाइजेशन कराते हैं। तो ये कंप्लीट था नेचुरल रबर के बारे में। थैंक यू।